मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। दुनिया इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजर रही है। बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया G7 के हवाले से, वो कैसी मीटिंग रही, क्या कुछ हुआ। और अब दुनिया के दो बड़ी ताकतें, यानी एक तो सदर प्यूटन और मिस्टर जो बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों की मुलाकात मुतवक्को है कल के रोज। और इसका बहुत वेट किया जा रहा है बहुत अरसे से। इसकी वजह यह है कि इसके तनाजुर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी है। इसके अलावा इजराइल में हुकूमत बदल गई है, नेतन्याहू को गुड बाय कहा जा चुका है, नेतन्याहू जा चुके हैं। और नई हुकूमत के अब दुनिया से कैसे ताल्लुकात होंगे, इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बहुत मारूफ शख्सियत हैं, बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब, जो कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बैरिस्टर हैं, इसके अलावा कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो बैरिस्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अब एक ऐसी मुलाकात प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट प्यूटन के दरमियान होने जा रही है, क्योंकि दोनों मुल्कों के जो हालात और ताल्लुकात हैं वो एक अरसे से कशीदा हैं। दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि सदर प्यूटन के हवाले से जब जो बाइडन ने ये कहा कि वो एक कातिल हैं, तो उन्होंने आगे से ही कहा कि एक जो ऐसा होता है वो दूसरे को पहचान सकता है। इसी तरीके से एक जर्नलिस्ट ने G7 में पूछा प्रेसिडेंट जो बाइडन से कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मिल के दे दूंगा। तो इस तमाम सिनेरियो में आप हालात जानते हैं दोनों मुल्कों के, आप क्या देख रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है? थैंक यू जी। देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात है और जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, जो ये फॉरेन रिलेशन पे नज़र रखते हैं, उनको बड़ा इंतज़ार था कि बाइडन जो है वो कैसे अपने इक़्तिदार के बाद जो है वो रूस के साथ किस सतह पे बात करते हैं और उसको क्या प्रायोरिटी देते हैं। तो पहली बात ये है कि बाइडन का ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन मुलाकात जो बराह रास्त हो रही है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, इससे उनकी प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो जो कुछ भी उन्होंने पहले कहा वो कि कातिल है नहीं है जो भी है, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनकी तरजीहात जो हैं उनका अंदाज़ा होता है। जिसमें कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है, उनकी जो रीसेंट पॉलिटिक्स है कि उसमें उनकी तरजीहात में सबसे बड़ी तरजीह जो है वो चीन को टैकल करना है। और जब उनकी सबसे बड़ी तरजीह चीन को टैकल करना है, तो उसमें फिर सबसे बड़ा जो एक तरह का क्वेश्चन मार्क आता है वो आता है रूस के साथ उनके ताल्लुकात। चूँकि रूस का एक बहुत बड़ा रोल बनेगा फ्यूचर में, जो पॉलिटिक्स प्रीवेल करेगी वेस्टर्न कंट्रीज़ वर्सेस चाइना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसका बनता है, पुतिन का भी। और जाहिर है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को बिला शिरकत गैर, बगैर किसी अपोजिशन के, यानी डिसीजन मेकर है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ चाहे अपनाए। तो इस तनाज़र में जब आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इस वक्त फोकस फॉरेन पॉलिसी का चीन बन रहा है, तो उसमें फिर रूस को हर सूरत में उन्हें बहुत बड़ी अहमियत देनी पड़ेगी, जो कि वो दे रहे हैं। और ये जो मीटिंग हो रही है ये इसी का जो है आप समझ लें कि एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें देखना ये है कि क्या ये किसी तरह किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या कोई यूज़फुल आप यूं समझ लें कि ब्रेक थ्रू इसमें हो सकती है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या रशिया है उसको क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। तो इस तनाज़र में देखें, पहले आप इनके डिफरेंसेस देख लें कि डिफरेंसेस के हवाले से जाहिर है कि रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, और रिसेंट इवेंट्स में उसने साबित किया, जैसा कि फॉर एग्जांपल सीरिया में हुआ, कि वो बहुत बाज़ इलाकों में जिसमें कि रशियन अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और उसके साथ स्टैंड करते हैं, तो फिर उनको फेस करने के लिए बहुत ही कंसिडरेबल किस्म की क़ुव्वत की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि वो इसको शो ना करें। तो इस हिसाब से उन्होंने यूरोप के हवाले से, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन के हवाले से, ये इंडिकेशन दे दी है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्ट हैं ईस्टर्न यूरोप में। और उसमें आपको याद होगा कि पुतिन ने जो कहा था
कि हम जो है ये वार्न करते हैं लोगों को, लोगों से बड़ा जाहिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी, कि वो रूस के मफादात के हवाले से रेड लाइन क्रॉस ना करें। अब रेड लाइन का उसने ये डिफाइन नहीं किया कि रेड लाइन कहाँ कहाँ पे है। उसने साथ में ये कहा कि हम रेड लाइन जो है वो तय करेंगे वक्तन फवक्तन, यानी इशू टू इशू, कि किस इशू पे हमारी रेड लाइन क्या है। ये जो आप समझ लें कि एक लहजा है, ये एक सुपर पावर का लहजा है, जिस तरह के माजी में सोवियत यूनियन का लहजा था। और दुनिया को ज़ाहिर है ये बात याद है कि सोवियत यूनियन से आप एकदम रशिया को डिटैच नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन में ये ठीक है कि वो एक सुपर पावर थी, एक बड़ा मुल्क था, और एक हवाले से एक सिस्टम डिफरेंट था, वहाँ पे एक सोशलिस्ट निज़ाम था। लेकिन बुनियादी तौर पे उस वक्त भी सोवियत यूनियन को जो लोग चला रहे थे, वो बड़ा मुल्क होने के बावजूद उसमें मेन डिसीजन मेकर जो है वो रशियन ही थे। बाकी ये जो छोटी छोटी उनके साथ रियासतें थी, ये जो यूक्रेन है या कजाकिस्तान है या बेलारूस है या इस तरह की, इनका कोई शेर वहाँ नहीं थी। बल्कि जो लोग सोवियत यूनियन की पॉलिटिक्स को हिस्टोरिकली समझते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे जो असल कॉन्ट्राडिक्शन था सोवियत यूनियन के अंदर, वो यही छोटी नेशनलिटीज वर्सेस रूस था। वहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता था जिसको अब महारूसी, महा हिंदी का लफ्ज़ है, यानी ग्रेटर रशियन कॉन्सेप्ट था कि जी जो कुछ यहाँ पे है रूस है। और इस पे जिस तरह के आप पाकिस्तान में होता है कि जी जहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स है पंजाब के गिर्द घूमती है, और पंजाब वर्सेस जो दूसरी नेशनलिटीज़ हैं वहाँ सिंध बलूचिस्तान सरहद वगैरह के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शंस चलते रहते हैं, वसाइल पे बहस होती रहती है, जो प्रोपोर्शन है पावर का उस पे बहस होती रहती है। बिल्कुल इसी तरह रूस जो है वो समझ लें कि सोवियत यूनियन में पंजाब का किरदार था रूस का। तो रूस ने सोवियत यूनियन को इनहेरिट किया है, और प्रैक्टिकली इनहेरिट किया है। पूरी दुनिया में जो सोवियत यूनियन का इंफ्रा ऑन कर रहा है सोवियत यूनियन को, तो वो उसकी ताकत को भी ऑन कर रहा है, फॉरेन अफेयर्स को, और उस सोच को भी ऑन कर रहा है जो उस वक्त दुनिया में एक सुपर पावर की सोच थी। तो इसलिए वो जिस तरीके से रशिया को इस वक्त वेस्ट ट्रीट कर रहा है, या 89 के बाद बल्कि 92 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तो जिस तरीके से वेस्टर्न पावर्स ने रशिया को ट्रीट किया, वो बहुत गलत और बहुत ही सख्त किस्म की ट्रीटमेंट थी, जिसको जाहिर है उस वक्त रशियन इस पोजीशन में नहीं थे कि रेजिस्ट करते। लेकिन अब वो इस पोजीशन में है कि उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, और यही मैसेज पुतिन इस मीटिंग में आने से पहले दे चुका है, और क्लियरली दे चुका है। उसने जितने इससे पहले मीटिंग्स की या जो उसने मुख्तलिफ जगहों पे एड्रेस किया, तो उसने ये कहा कि जो लोग रूस को रूडली डील करना चाहते हैं उनके साथ हम उसी तरीके से डील करेंगे। तो इस मीटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन इससे कोई नतीजा जो है वो बहुत जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त रूस बहुत बेहतर पोजीशन में है, बारगेनिंग की पोजीशन में, चाइना की वजह से। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर कि देखिए दो सुपर पावर्स जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ वो कि अब उनके दरमियान मीटिंग हो रही है कल। जाहिर है कि वो अपने अपने एजेंडे सेट करेंगे, उन्होंने किस हवाले से गुफ्तगू करनी है। वैसे तो यही लग रहा है कि जो ताल्लुकात दोनों के बीच रहते हैं आगे चल के भी वैसे ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इसराइल है उसमें एक बहुत अरसे के बाद अब नेतन्याहू को गुड बाय कहा जा चुका, वो चले गए, इक़्तिदार उनका खत्म हो गया, 2 टर्म्स, और फिर ये कि तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा 12 साल वो रहे। तो इजराइल में आप जो नई हुकूमत आ रही है, उस हवाले से इजराइल की आप पॉलिसीज चेंज होते हुए कैसे देख रहे हैं? देखें, वो अगर आप उस हुकूमत के अंदर जो मुख्तलिफ अनासर बैठे हुए हैं, जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, उनको सामने रख के देखें तो किसी तरह की किसी तब्दीली की गुंजाइश तो उसमें बहुत कम नज़र आती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उस हुकूमत के अंदर भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं, वो वही जो पहले की तरह के राइट विंग किस्म की जो है वो मेंटालिटी है, जो बुनियादी तौर पे बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड रखते हैं पैलेस्टाइन के हवाले से। यानी जो नेतन्याहू का जो स्टैंड था, वही आप यूं समझ लें कि नए प्राइम मिनिस्टर का या नए जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर का या वजीर दफा का जो है वो बिल्कुल सेम, बल्कि कई मामलात में उससे भी ज़्यादा है।
लेकिन उससे भी ऊपर चीज जो है कि उसमें उन्होंने जो पार्टियां जमा की हैं जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत बनाई है, उसमें एक तरफ तो उन्होंने जो एक अरब पार्टी है उसको भी रखा है, दूसरी जो इस्लामिस्ट समझी जाती है बहुत हवालों से, इस्लाम के हवाले से उनका काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम है, और जाहिर है इस हिसाब से उनका फ़लस्तीन के हवाले से नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी राइट विंग ज्यूश जो इजरायली पार्टीज़ हैं वो भी रखी हैं। यानी यूं समझ लें कि उन्होंने आग और पानी जो है उसको इस हुकूमत में जमा कर दिया है। तीसरी तरफ उनके पास जो है वो लेफ्ट पार्टीज भी उन्होंने ले ली हैं, बीच में एक पार्टी ले ली है जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट का नुक्ता नज़र रखती है, जिसका मतलब ये है कि वो अमन की तरफ और फ़लस्तीन की तरफ एक हमदर्दाना जो है वो सोच रखती है। तो उनका जो बहुत ही नाजुक किस्म का एक अलाइंस है जिसकी बेस पे ये हुकूमत बनी है। इस तरह की हुकूमतों का जो चलना होता है वो तकरीबन बहुत बड़ा टास्क होता है। इट सेल्फ चेंज आए कि आपको इंटरनेशनली या नेशनली को बड़े डिसीजन कर सकें। जहां तक सवाल डिसीजन का है तो ये वाहिद हुकूमत होगी इसराइल की हिस्ट्री में जो जिसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन कर ले, चूंकि उसने जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन जो हैं उनको जमा किया हुआ है अपने साथ, उसमें लेफ्ट भी है, राइट भी है, अरब्स भी हैं, इस्लामिस्ट भी हैं, और जो ज्यूश फंडामेंटलिस्ट सोच है वो भी है। तो ऐसे मौके होते हैं जब कोई हुकूमत अगर उसके अंदर कोई ख्वाहिश हो तो वो एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं इजरायली सोसाइटी के अंदर, जिसकी इंडिकेशन न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने दी भी है कि मैं कंसेंसस डेवलप करूंगा। तो इस सूरत में वो पैलेस्टाइन इशू को एड्रेस कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, यानी ये डिपेंड करता है आपके मूड पे कि अगर आप पॉजिटिवली प्रोग्रेसिवली चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक तरह का ऐसा अलायंस बन गया है जिसके अंदर कोई डिसीजन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो जो भी उनका नाजुक किस्म का बैलेंस है उसमें अगर वो किसी एक फैक्शन को भी नाराज करेंगे तो उनकी हुकूमत का टूट जाने का खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पैलेस्टाइन की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो भी पहले से ज़्यादा सख्त है। यानी एक तो जो पैलेस्टाइन की अथॉरिटी है उसकी तरफ से, और दूसरा हमास की तरफ से क्लियरली उन्होंने अपना मतालबा दोहराया है जी कि हमारी जो मतालबा रहा है कि एक तो पैलेस्टाइन की स्टेट विद देयर कैपिटल इन जेरूशलम, इसके अलावा हम किसी बात पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर आप ये देखना चाहती हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया में लोगों को की दिलचस्पी का इशू है कि क्या फ़लस्तीन के हवाले से इस मसले पे कोई पेशरफ्त होगी बिकॉज ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों पहलू हमें जहन में रखने चाहिए। और ये बिफोर द टाइम है इस तरह कोई प्रिडिक्ट करना, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड लेस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की हुकूमत में। अब ये डिपेंड करेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू लुक एट द थिंग्स, नंबर एक। नंबर दो जो है कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त होस्ट हुआ है वो भी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखता है, और ऐसे जो मामलात होते हैं अगर वो फ़लस्तीन के हवाले से कोई ड्रास्टिक डिसीजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो जाहिर है वो वापस आ सकता है। एक दो सीट से ये हुकूमत जो बनती है उसके टूटने का भी इतना ही खतरा होता है। इसलिए मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा जो है नहीं समझता कि कोई बहुत ठीक। होपफुल किस्म का इवेंट है, लेकिन यू नेवर नो, पॉलिटिक्स में कहते हैं कि कुछ भी जो है वो पॉसिबल होता है, इम्कानात का नाम है सियासत। आगे क्योंकि जो नेतन्याहू थे उनका जो है वो एक खास नजरिया था उस के हवाले से, और जो दोनों के बीच झड़प हुई अभी कुछ दिन पहले वो भी हम जानते हैं। एक तो वो मामला कैसे चलेगा, और फिर भारत के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ हैं। तो क्या आप ये जो अगली हुकूमत आ रही है इसमें भी ऐसा ही देख रहे हैं? इन दो मसलों पर प्लीज जरा बताइएगा। देखें, जहाँ तक भारत के साथ ताल्लुकात का मसला है तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये कोई इस तरह के इंटरनेशनल इश्यूज पे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक पेज पे नहीं है, उनका अपना अपना एजेंडा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही कंट्राडिक्टोरी किस्म का एजेंडा है एक दूसरे के खिलाफ। तो उसमें जाहिर है कि आप इतने बड़े डिसीजन के कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज ला रहे हैं तो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है,
तो इसलिए भारत वगैरह या कहीं भी इंटरनेशनल उनके इश्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता फ़लस्तीन के हवाले से मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये हो सकता है कि वो कंसेंसस डेवलप करें, और अगर कंसेंसस डेवलप करके वो कोई डिसीजन करते हैं तो वहां से तो पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि खुद फ़लस्तीन की तरफ से भी एक लचक की और एक नई सोच की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं है, चूंकि वो हमास ने पहले ही अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम जो है वहीं खड़े हैं जहां 70 साल पहले खड़े थे। तो जो कि एक बेसिकली बड़ी मायूस कुन किस्म की स्टेटमेंट है, चूंकि आप दुनिया में अगर अमन आपने कायम करना है, अपने लोगों को खून खराबे से बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और इस दुनिया को रहने के काबिल जगह बनाना है, तो आप थोड़े से अपने जो स्टैंड्स होते हैं 70 साल पुराने या 100 साल पुराने, उन पे भी नजरसानी करते हैं, तो तब ये मुमकिन होता है। ये कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं होता कि आप 70 साल से एक ही जगह खड़े हैं। ये मोर्चों का जमाना नहीं है कि आप मोर्चा बंद हो गए तो आपका मोर्चा 6 महीने चल गया तो दूसरे का 3 महीने बाद गिर गया। ये दुनिया अब मोर्चों में बैठ के लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय ये डिप्लोमेटिक ऑफिस में और हॉल्स में और कॉन्फ्रेंसिस में और सेमिनार्स में लड़ती है। अब प्रॉब्लम फ़लस्तीनियों का ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा जो है गलत किस्म की सोच के ताबे हो गए हैं हमास की शक्ल में, यानी रिएक्शनरी फोर्सेस ने उन पे कब्जा कर लिया। तो लगता ये है कि फ़लस्तीनी रिएक्शनरी हैं, हालांकि दैट इज़ नॉट द केस। पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर जस्ट लाइक एनी अदर पीपल। लेकिन उन पे जिन लोगों का कब्जा हो गया है उनकी राय पहले ही आ गई कि कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना हो कि दोनों तरफ से वो इंसिस्ट कर रहे हों कि इसराइल कहे कि जी ठीक है 2 स्टेट्स हमें मंजूर है लेकिन जेरूशलम पे बात नहीं होगी, और वो कहें कि नहीं जी हमारी 2 स्टेट होगी और जेरूशलम इज द ओनली थिंग वी कैन एग्री अपॉन। तो ऐसी सूरत हाल में एक तरह की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर इतनी लचक है। यानी दे आर वॉकिंग ऑन दी एज। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दाएं बाएं इधर उधर मूव होने की पोजीशन में नहीं है, अनलाइक अदर गवर्नमेंट्स। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। जी। जी, बैरिस्टर भाषानी हमें ये भी बताइएगा कि एक तो हमने ये देखा कि ये जो एक नई तब्दीलियां हैं उसमें G7 की मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, गो कि वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात नमूदार होना शुरू होंगे। उसमें जो बिल्ड बैक फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एक जो बाइडन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है एक नया मंसूबा दिया, उसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक वन अर्थ वन हेल्थ का एक स्लोगन दिया, उसकी तारीफ की जा रही है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें आप जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना के हवाले से काफी जो है वो तशवीश पाई गई, कुछ कंट्रीज के बीच जो है इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी हुआ। तो आप इस पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर आप तज्जिया करेंगे कि आइंदा इसके दुनिया पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, इस पे तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो G7 था का ये इजलास था, इसको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहूँगा जो कि सिर्फ ये इजलास यानी स्पेसिफिकली ये चाइना के खिलाफ एक तरह के ऐलान जंग समझ लें आप इसको। चूंकि इस इजलास के अंदर जितना ब्लंटली चीन के हवाले से एक एजेंडा सामने आया है और जितना क्लियरली चीन के सामने मुतालबात रखे गए हैं, हांगकांग की बात की गई है, ताइवान की बात की गई है, या वीगोर जो मुसलमानों के हवाले से वहाँ पे जो जेनोसाइड का इशू था उसको जिस तरीके से उठाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने रखते हुए और जिस तरह के अज़ाइम का इज़हार किया गया है कि चीन के रोड एंड बेल्ट मंसूबे के मुकाबले में ये बिल्ड बैक बेटर जो मंसूबा है इसको हम लॉन्च करेंगे, और ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है ये इस चीज़ पे मुतफिक हो गया है कि हमारी जो नेक्स्ट सर्द जंग, अगर इसको हार्ड वार ना भी कहें तो सर्द जंग जो है वो चीन के खिलाफ शुरू हो चुकी है। और इसको अब इसी नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि ये आगे जाके इसके असरात जो हैं वो दुनिया के हर मुल्क पे पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं
वो इससे मुतासर होंगे। चूँकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों से मुराद ऐसे मुल्क जिन्होंने बहुत वन साइडेड किस्म की पॉलिसी अपना ली थी प्रो चाइनीज़, उनके लिए अब अपने आप को बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चूँकि ये जो G7 है इसने दोनों रास्ते इख्तियार किए। एक जो इंसेंटिव वाला रास्ता है कि जी अगर चीन आपको कोई चीज़ बना के देता है, रोड दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो हम उससे ज़्यादा देंगे। और दूसरा उसके साथ उन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का इशू जोड़ दिया है, जो कि ट्रेडिशनली एक G7 का इब्तदाई तौर पे इशू था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि देखें G7 जब स्टार्ट किया था इसने, तो ये 10% पॉपुलेशन के लोग थे, लेकिन इनके पास जो है वो 80% दुनिया के दौलत थी, जीडीपी का 80% था। तो ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किस्म की कुव्वत समझी जाती थी कि दुनिया में जितने डिसीजन ये चाहें कर सकते हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो उसके बरक्स है। आज इनकी आबादी वही 10% है, लेकिन जो इनका इन्फ्लुएंस है जीडीपी में, इनका जो हिस्सा है वो सिर्फ 40% रह गया। अब जो बाकी 40% था वो किधर गया? वो उन मुल्कों के पास चला गया जिनको आप G20 में इन्होंने शामिल किया था, जिसमें कि मसलन चीन है, इंडिया है, ब्राज़ील है, रशिया है, इस तरह के मुल्क हैं। तो इस तरीके से अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया इनको इतनी आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि आप जी जो हुक्म दे दें कि ये होगा तो वो ही होगा। इसलिए इनको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना होगा चीन की क़यादत में। और ख़ुद सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बाइडन जिस तरीके से समझता है कि अमेरिका इज़ बैक, ये उसका स्लोगन है जो लेके वो बाहर निकला है और इंटरनेशनल टूर पे जा रहा है, इज़ नॉट दैट इजी। मुझे नहीं लगता है कि अब यूरोपियन यूनियन और इस तरह के दूसरे मुल्क जो हैं वो अमेरिका को पहले की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी टर्म्स और कंडीशंस पे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि चीन के लिए ये फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ी थ्रेट है। लेकिन अगर आप चीन के फॉरेन अफेयर्स के बयान देख लें जो उन्होंने G7 के हवाले से दिया है, उन्होंने यही पॉइंट उठाया है कि G7 इज़ ए स्मॉल ग्रुप, जिसका दूसरा मतलब यह है कि उन्होंने बड़े ग्रुप की तरफ इशारा किया जैसे G20 है या यूनाइटेड नेशन है। तो इसलिए जो डिसीजन होंगे वो मुतफिका तौर पे होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम लोगों को ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में कोल्ड वार रीस्टार्ट हो रही है, और इसकी ये जो है बड़ी मायूस कुन बात है। चूँकि हम ये समझते थे कि ये कोविड के तबाही और बर्बादी के बाद जो तरक्की याफ्ता जमहूरी दुनिया है वो एक तरक्की याफ्ता जमहूरी प्रोग्राम लेके बाहर आएंगे कि दुनिया को मिलजुल के, तो ये जो गुर्बत है, बदहाली है दुनिया में, ये जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम हैं, इंसानी डिज़ास्टर्स के प्रॉब्लम हैं, इनके ख़िलाफ़ हम मिलजुल के लड़ेंगे। चूँकि हमने अभी रिसेंटली देख लिया कि दुनिया एक बहुत ही मुश्किल जगह भी हो सकती है रहने के लिए। एक छोटा सा वायरस आपको तबाह बर्बाद करके रख सकता है। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो इतने बड़े डिज़ास्टर से निकल के तो उन्होंने एक जो नया एजेंडा पेश कर दिया। बात है ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि फ्यूचर में आपको एक सख्त किस्म की नई कोल्ड वार का सामना है, विच इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ एनी फॉर एनीबॉडी। जी, थैंक यू सो मच बैरिस्टर भाषानी। और किसी और अच्छे टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।